आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं करुणेश पांडे की फाउंडेशन की टीम विकास पांडे जी, डॉक्टर परशुराम सिंह जी, बाबा साहब और बाकी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि अमरजीत जी जिनकी ये निजी संस्थान है, यहाँ पर ये बच्चों को पढ़ाते हैं, एजुकेट करते हैं। तो बात करेंगे आज अमरजीत जी से, क्योंकि इन्होंने हम लोगों के प्रोग्राम को देख करके इनकी इच्छा थी कि हम लोग इनके निजी संस्थान पर आएँ और शाकाहार और पर्यावरण के विषय पर, जो कि अभी समाज को इसकी अति आवश्यकता है, तो इस विषय पर इन्होंने हमसे बातें की और आमंत्रित किया। तो मैं चाहता हूं कि अमरजीत जी दो शब्द कहें अपने बच्चों के लिए और इस प्रोग्राम के लिए। कुछ समय बाद इनका स्वागत किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा डॉक्टर साहब लोगों का। तो अमरजीत जी कैसे हैं और ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा कि हमारे जो देश के जो फ्यूचर हैं, तो सोचे कि उन्हें इस चीज़ से अवगत कराया जाए, और इसलिए हम आपको यहाँ आमंत्रित। आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे कोचिंग क्लासेस में। मैं चाहूँगा कि एक बार डॉक्टर साहब का आप लोग सम्मान कर दीजिए। तो बच्चों कैसे हैं सभी लोग? अच्छा, किस किस क्लास के बच्चे हैं यहाँ पर? बोलो। 1 to 8। क्या बात। तो अच्छा लगा मुझे लग रहा है शायद 100 से ज़्यादा यहाँ पर बच्चों की है, कुछ अंदर भी है, कुछ बाहर भी है। तो माहौल बड़ा अच्छा है, लेकिन बच्चों थोड़ा कम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि अभी जनरेटर चिल्ला रहा है, ठीक है? तो हमको भी चिल्लाना पड़ेगा और आपको शांत रहना पड़ेगा, ठीक है? तभी आवाज़ अच्छे से जाएगी और आप पाएंगे। तो मैं बताना चाहूँगा सभी लोगों को ये जो कार्यक्रम है किस चीज़ पर कार्यक्रम है? पर्यावरण और शाकाहार। आज एक महापर्व है, ठीक है? सूर्य उपासना का महापर्व है। सूर्य शक्ति बोला जाता है, शक्ति भी बोला जाता है। इसमें सूर्य भगवान की आराधना की जाती है और माना जाता है कि हमें सद्बुद्धि दें और सत्प्रवृत्ति दें और अच्छे मार्ग पर हमें प्रेरित करें। तो आज किसी न किसी घर माता जी ब्रह्म की उपवास तो आपको जाना है, ठीक है? तो कार्यक्रम ध्यान से सुनेंगे, तो ये कार्यक्रम जल्दी भी होगा, अच्छे से आप समझ लीजिए होगा, ठीक है? तो बात करते हैं आप सभी बच्चे जो कक्षा 4 पढ़ रहे हैं या उससे आगे हैं, सबको ये बात पता होगा कि पर्यावरण किसे कहते हैं, ठीक है? अच्छा बच्चों, ठीक है, बताइए पर्यावरण किसे कहते हैं? तेज बोलना जरा, तो तेज बोलो। बहुत बढ़िया, तालियां दीजिए। ये अमरजीत की मेहनत है कि उनके वजह से बच्चे यहाँ के बहुत अच्छे निकल रहे हैं, ठीक है? तो मैं चाहूँगा कि ऐसे सारे बच्चे अपना उज्ज्वल करें और इस कोचिंग संस्थान के नाम को बढ़ाएं और अपना नाम बढ़ाते रहें। पर्यावरण के बारे में एक ही बात है कि पर्यावरण, ठीक है? क्या होता है पर्यावरण? मतलब परिवार क्या होता है? बाहरी आवरण में जो घिरा हुआ होता है। तो आपको बताकर बड़ा अच्छा लगेगा कि पर्यावरण में चीजें आती हैं। मुख्य 3 चीजें कौन से? स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, है ना? हम जिस पर बैठे कौन सा मंडल है? पानी मछली तैरती है, वो कौन सा मंडल है? पक्षी उड़ती है आसमान में। तो तीनों मंडल, तो 3 मंडल होते हैं ना, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ठीक है? तो क्या बात है तुमको? बस ये तीनों का अगर खराब होगा तो हमारी पृथ्वी क्या हो जाएगी? विनष्ट हो जाएगी। क्योंकि देखो हमारा जो स्थल है उसका एक पारिस्थितिक तंत्र होता है। क्या होता है? क्या होता है? इकोसिस्टम। हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, जैसे स्थल मंडल का अलग पारिस्थितिक तंत्र है, जल मंडल की मछलियों का, वहाँ के आपस का, वहाँ के स्टार का अलग इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है? और आकाश जो पक्षियाँ उड़ते हैं, जो बाज जो उड़ते हैं, उनका एक
अलग इकोसिस्टम है, अलग पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है। तो बच्चों अगर हम समंदर में जाकर बहुत सारी मछलियों को मार लें, सारे पादप वनस्पतियों को खींच लें, तो वहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र खराब हो जाएगा और वहाँ की मछलियाँ और ऑक्टोपस मर जाएंगे, कछुए मर जाएंगे, तो वो चीज खराब हो जाएगी। ठीक है। और दूसरी बात कि हमारा जो ऑक्सीजन आता है जिससे हम जीवित रहते हैं, उसका 70% भाग समुद्री वनस्पतियों से आता है। 70% याद रखना बच्चों। ठीक है। क्योंकि 3/4 हिस्सा समंदर से घिरा हुआ है। आप लोग समझ गए ना, ये तो हो गया। अब आकाश में क्या है कि हम पक्षियों के घरों को, उनके घर को उजाड़ देंगे, जैसे पेड़ को काट दिया, उस पर बहुत सारी पक्षियाँ रहती है। ठीक है। तो हमारे यहाँ भैंस मर जाती है और जो सड़ रही है, उसको कौन करेगा? पक्षी आएंगे तो बिल्कुल धीरे वहाँ जाके खाकर खत्म करेंगे तो हमारा वातावरण हो जाएगा। तो हमारे पक्षी नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, हम लोग बीमार मर जाएंगे। तो बात जाहिर है कि हमको किसी का पारिस्थितिकी तंत्र विनष्ट नहीं करना है, ना तो हमें समुद्री वनस्पतियों को खराब करना है, जीवों को खराब करना है, मारना है, न हमारे धरती को नुकसान पहुंचाना है। ठीक है। बहुत सारे पेड़ लगाने हैं और कहीं का पेड़ काटना भी नहीं है। ठीक है। ये हमें करना चाहिए। तो कुछ डेटा मेरे पास है बच्चों, मैं चाहूँगा उसके बारे में आपको बताऊंगा। ये आप थोड़ी जानकारी मैंने पर्यावरण के बारे में, ठीक है, एनवायरनमेंट के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा शाकाहार के बारे में। क्योंकि मांसाहारी जो होता है, जो मांसाहारी होता है वो सबसे ज्यादा अपने धरती को नाश कर रहा है। क्योंकि मांसाहार करने से बहुत ज्यादा अन्न की बर्बादी हो रही है, बहुत ज्यादा जल की खपत होती है, आर्सेनिक और बहुत सारे केमिकल बर्बाद होते हैं चमड़ी की सफाई में, उससे नदियाँ प्रदूषित होती है। नदियाँ प्रदूषित होने से वहाँ के रहने वाले लोगों को चर्म रोग और कैंसर होता है, उनको पीने से और भी बीमारियाँ लगती हैं। इस तरीके से अपना ऊर्जा भी नुकसान करते हैं, खराब करते हैं, पानी भी खराब कर रहे हैं, जल खराब कर रहे हैं और अन्न भी खराब कर रहे हैं। यानी हम 8 से 20 गुना ज्यादा संसाधन करके हम मांस का उत्पादन करते हैं। तो ये किसी भी तरीके से एफिशिएंट यानी कि सार्थक तरीका नहीं है हमारे पर्यावरण को बचाने का। पर्यावरण तभी बच सकता है जब हम पूर्ण रूप से शाकाहारी हो जाएं। ठीक है। मैं कुछ डेटा लेकर आया हूँ, आपको बताऊंगा कि मांसाहारी हमारे देश का, हमारे विश्व का कितना नुकसान कर रहे हैं और शाकाहारी कैसे हमारे पर्यावरण को फायदा पहुंचा रहे हैं। ठीक है। हम लोग बच्चों को रिसर्च करते हैं, हमेशा कुछ न कुछ हर विषय पर रिसर्च करते हैं। हमारी संस्था का नाम है थिंकर्स एवोल्यूशन फाउंडेशन ट्रस्ट। तो हमारा शॉर्ट नाम है टी फाउंडेशन। हम लोग समाज को अच्छा दिशा देने के लिए, जागरूक करने के लिए ये सब काम करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और स्वास्थ्य और बहुत सारी चीज, शाकाहार, पर्यावरण, जीवों को रेस्क्यू करना, ये सारे काम हमारी संस्था करती है। तो आज मैं आपको कुछ डेटा दिखाता हूँ और बताता हूँ कि मांसाहारी कैसे इस पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं। एक टॉपिक हमने लिखा है मांसाहार से प्राप्त विनाश। ठीक है। ये पेटा इंडिया एक संस्था है जिसका रिपोर्ट हमने भी जोड़ा है। ठीक है। तो देखते हैं कि एक किलो बीफ, एक केजी बीफ, पता है बच्चों किसे कहा जाता है? गाय के मांस और भैंस के मांस को। हमारे देश में गाय के मांस नहीं खाया जाता, लेकिन जो खाते हैं और विदेशों में बहुत ज्यादा खाया जाता है। रेड के नाम से भी है। ठीक है। तो देखते हैं केवल एक केजी बीफ जो उत्पादन किया जाता है, जो 1 किलोग्राम पैदा किया जाता है, उसके लिए हम क्या करते हैं? 326 वर्ग मीटर भूमि का इस्तेमाल करते हैं। मतलब 16-17 मीटर लंबा चौड़ा वर्ग मीटर। यानी आप समझ लो कि आज कोचिंग से भी बड़ा जगह लग गया 1 केजी मांस पैदा करने में भैंस का।
1 केजी मांस में 5 से 6 लोग भोजन करते हैं, जबकि 1 केजी अनाज में 7-8 लोग भोजन करते हैं। लेकिन उस 1 केजी को पैदा करने में 30 किलो अन्न भी खिलाया गया, यानी हम 100 लोगों का खाना ऐसे ही खा गए। तो हम भैंस को मार रहे हैं, जल्दी बर्बाद कर रहे हैं। तो बेटा किसी भी तरीके से ये गलत चीज है, ये गलत चीज है। कोई कहता है कि मांस खाऊंगा तो अन्न बचाऊंगा, नहीं, ये गलत है। ये दोगलापन है कि मांस खाकर अन्न नहीं बचाता है। मांस खाकर लोग अन्न की बर्बादी करते हैं, क्योंकि मांस किस कीमत पे आता है? मांस से बहुत ज्यादा अन्न को बर्बाद करने की कीमत आता है। बच्चों मेरी बात सुनाई दे रही है? नहीं एक केजी का जो मांस होता है, एक केजी कौन सा होता है? जो मुर्गियाँ, ठीक है। तो 1 केजी जो मुर्गियाँ पैदा किया जाता है, उसके लिए क्या होता है? 12 वर्ग मीटर, यानी 3.5 मीटर लंबा और 3.5 मीटर चौड़ा भूमि की बर्बादी होती है एक केजी मुर्गी का मांस तैयार करने में। ठीक है। और एक बात और जान लो, ये तो हुआ कि भूमि की बर्बादी। अब आते हैं जल कितना खपत होता है 1 केजी मांस में। ठीक है। तो क्या होता है कि 1 केजी जो बीफ था और पोल्ट्री था, उसके लिए हमने क्या करा कि बहुत ज्यादा भूमि का बर्बादी किया है। अब बात करते हैं जल कितना बर्बाद होता है। ठीक है, समझो 1 केजी अगर हम मांस उत्पादन करते हैं तो 20,940 लीटर पानी की खपत होती है। सोचे कि एक केजी भैंस का मांस पैदा करने के हमें 20,940 लीटर पानी बर्बाद करना पड़ रहा है। जबकि आप 1 केजी चावल पैदा करेंगे तो सिर्फ आपको 503 लीटर पानी बर्बाद करना पड़ेगा। यानी कि हम देख पा रहे हैं 4 गुना से ज्यादा 40 ज्यादा पानी बर्बाद कर रहे हैं हम मांस पैदा करने में। कितनी बड़ी बात है ये अभिशाप है हमारे लिए। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो शुद्ध शाकाहारी है, जो शुद्ध शाकाहारी परिवार है, वो कितना फायदा कर रहा है हमारे देश का। तो शुद्ध शाकाहारी भोजन के लिए प्रतिदिन सिर्फ 1137 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जबकि मांसाहार के लिए 15,160 लीटर पानी का होता है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि पानी बर्बादी ज्यादा कर रहे हैं ना। ये मांसाहारी 1,000 पानी लीटर बर्बाद कर रहा है, जबकि मांसाहारी 15,160 लीटर पानी बर्बाद कर रहा है शाकाहारी की अपेक्षा, है ना। अब समझो चिकन मुर्गे का मांस पैदा करने के लिए अनाज का अन्न की बात करेंगे ना। भूमि की बात हो गई, जल की बात हो गई, अब अन्न की बात करो। भाई कोई जानवर का मांस आ रहा है वो ऐसे हवा पैदा नहीं हुआ, उसको कुछ चाहिए, वो घास खाएगा। मुर्गे को कुछ चाहिए, दाना, बाजरा, जौ, कुछ भी तो खाएगा ना। मक्का, बाजरा, ज्वार। जानवरों के खिलाने के 3 फसलों का इस्तेमाल किया जाता है। वो कौन सा है? ज्वार और बाजरा। ये सब कहाँ पैदा होता है? सबसे आता है। ये इंसान भी खाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जानवरों को खिलाते हैं जो मांस पैदा करने के लिए। सुनो अगर 1 केजी चिकन का मांस पैदा करते हो तो 3 केजी अनाज खिलाना पड़ता है चिकन को। और अगर 1 केजी सुअर का मांस पैदा करते हैं 8 किलोग्राम अनाज खिलाना पड़ता है, जो कि 1 केजी खाएंगे 4-5 लोग खाना खाएंगे और 8 किलोग्राम में 40 लोग खाना खाएंगे। तो अच्छा है ना कि शाकाहारी बनो। और बड़ी कारण क्या है? मांसाहार। जिस दिन मांसाहारी खाना बंद कर देंगे तो भारत क्या सबसे भूखमरी खत्म हो जाए। समझ लो। नहीं अब सुनो 1 केजी बीफ के उत्पादन में 20 केजी अनाज लगता है। मतलब मांस पैदा करने के लिए 20 केजी अनाज लगता है। आप लोग कुछ वर्ड विकसित हुआ यहाँ से। ठीक है। अब सुनो मैं निष्कर्ष क्या निकाल रहा हूँ। हम लोग एक निष्कर्ष से पहुंचे हैं कि जब भारत पूरे विश्व में भूखमरी की
है ना, भुखमरी की रेट बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पता है? जल संकट बढ़ रहा है, पीने का पानी उपलब्ध नहीं है ठीक से हमको बच्चों, पीने का पानी ठीक समय उपलब्ध नहीं है दुनिया में। हम फिल्टर करके पानी पी रहे हैं। और ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? वैश्विक तापमान, जो गर्मी बहुत ज्यादा, उसके वजह से ग्लेशियर पिघलते हैं, ज्यादा गर्मी हो जाएगा, पृथ्वी डूब जाएगी बर्फ पिघल जाने से। ठीक है, तो वैश्विक तापमान की समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, भुखमरी की समस्या है, पेयजल संकट की समस्या है। फिर भी उसके बावजूद हम 70% खेती पशुओं के लिए कर रहे हैं। मतलब पूरे विश्व में हम ज्वार, मक्का और बाजरा की खेती पशुओं को खिलाने के लिए करते हैं। यानी सिर्फ 30% खेती अपने लिए करते हैं, बाकी 70% खेती जानवरों को फीड करने के लिए और उनको खिलाने के लिए करते हैं। कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं अपने साथ, लोगों को मार रहे हैं बच्चों। और ये जो खेती किसकी की जाती है? मांस, चमड़ा, डेयरी उद्योग में ये सब चीजों की जाती है। तो ये चीज और है कि जंगल पानी अनाज, जंगल पानी अनाज जंगल हर साल काट रहे हैं। हर सेकेंड 1.5 एकड़ से 2 एकड़ जमीन काट रहे हैं पशुओं की खेती करने का मांस पैदा करने के लिए। ठीक है, हर सेकेंड 1 से 2 एकड़ जमीन काट रहे हैं पशुओं की खेती करने के लिए। यानी कि मांसाहारियों के ऊपर जिम्मेदारी के ऊपर ये पाप है कि वो हर सेकेंड 1.5 से 2 एकड़ जमीन काट रहे हैं मांस खाने के लिए। तो क्या हो रहा है कि हम नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसें हैं, इनके वजह से पर्यावरण तबाह हो रहा है और धरती बर्बाद हो रही है बच्चों। तो मांसाहारी के ऊपर ये चेहरा है, उनकी जिम्मेदारी, उनके ऊपर ये पाप है कि हमारी धरती को बर्बाद कर रहे हैं। सुन ही रहे हैं क्योंकि आवाज हो रहा है, इससे परेशानी हो रहा होगा, है ना। मेरा नाम विकास पांडे है और आप लोगों को पता है नाम आप लोगों के समझ क्यों आए हैं? सर बताए हैं कि सर ने बहुत सारे उत्तर बताए हैं, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग ये सेशन पर्यावरण एवं शाकाहार को लेकर है आए हुए हैं, ताकि आप लोगों को पर्यावरण एवं शाकाहार से जागरूक किया जाए, इसके बारे में बताया जाए कि कैसे भारत में जीवों के प्रति क्रूरता हो रहा है, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करके पर्यावरण को प्रदूषित किया जाता है। और आप जानते हैं कि पर्यावरण से हम लोग भी जुड़े हुए हैं। पर्यावरण देखा जाता है हम लोग के आसपास ये है वातावरण, और उसमें उन सब चीज़ों से हम लोग प्रभावित होते हैं, है ना। तो अगर पर्यावरण प्रदूषित होगा तो हम लोग भी प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग का दायित्व बनता है ना कि पर्यावरण को स्वच्छ रखा जाए, है ना, उसको प्रदूषित होने से रोका जाए। और आप लोग बताइए बाबू कि पर्यावरण के बारे में जानते हैं? पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जानते हैं? क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण मतलब ये होगा कि पर्यावरण में उपस्थित ये नीचे बिठा दो, उनके अनुपात में कमी आएगा। ठीक है, जैसे हम लोगों के पर्यावरण में निश्चित मात्रा में सारी गैसें हैं, सारी चीज़ें हैं। अभी कोई बात नहीं है, ये वीडियो आएगी चैनल पे, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, निश्चित मात्रा में आएगी तो वीडियो आएगी, अच्छा सा आ जाएगी, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो तुम सभी लोग उस चैनल से क्लिक कर देना, कौन चैनल है, सारे जीवों को दिक्कत होगा। ठीक है, इस प्रकार से यूट्यूब चैनल मेरी जितनी भी रिकॉर्डिंग यहाँ आप लोग हो रही है सबकी वीडियो वहाँ पर आएगी। ठीक है, अगर यहाँ कुछ नहीं सुनाई दे रहा तो वहाँ डेफिनेटली सुनाई देगा, क्लियर सुनाई देगा, क्लियर रिकॉर्ड होगा और सब लोग देख लेंगे, समझ जाएंगे क्या बातें हुई है, सबका चेहरा भी आएगा, संपर्क करेंगे आप सभी लोग कर ताकि आप छोटी-छोटी क्रियाओं में सुधार ला सकें। आप लोग देखते होंगे कि कचरा के भी माध्यम से बहुत सारा पर्यावरण हम लोगों का प्रदूषित होता है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि छोटी-छोटी क्रिया अपनाकर डस्टबिन का यूज करके
ब्लू वाले में क्या करना है ना, नीला वाले में बहुत बाजार डालता है ना, जिसको आसानी से एक चक्कर किया जा सकता है। इसको हम लोग रिसाइकिल करेंगे, जैसे प्लास्टिक वाला प्लास्टिक हो गया, अगर इसको हरे वाले में मिला दिया जाएगा तो जो आसानी से कर पाएगा नहीं ना। खेत में भी देखते हैं तो भी खेत में भी पानी करेगा, अच्छे से गल नहीं पाएगा। जब गल नहीं पाएगा तो अगर हम कोई बीज या कोई पौधा बोएंगे उसका शोर जमीन तक जा नहीं पाएगा, क्योंकि बीच में प्लास्टिक आ जाएगा, और पौधे को पानी नहीं पाएगा। इस तरह से किसानों के लिए भी बहुत बड़ा दुश्मन कौन है? प्लास्टिक। और आप देख रहे हैं कि प्लास्टिक बहुत देरी से गलता है, बल्कि बहुत साल लग जाता है। इसीलिए हम लोग एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं और छोटा सा क्रिया करके पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। क्या करके आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक का उपयोग न करिए, हो सके तो आप प्रयास करिए कि हम उसका उपयोग बहुत कम करें, बल्कि ना ही करें। और ऐसा कब कैसे हो सकता है, ऐसा हम आपको क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप लोगों के द्वारा बहुत बड़ा प्लास्टिक का यूज होता है ना। आप कोशिश कर सकते हैं, जैसे आप लोग सब्जी भी लेने जाते होंगे, मार्केट में सामान खरीदने जाते होंगे, आप देखेंगे प्रायः दुकानदार जो है कि प्लास्टिक का बैन हो गया है पूरे भारत में, इसके बावजूद भी प्लास्टिकों का उपयोग किया जा रहा है ना। तो और उसकी भी मजबूरी है कि कस्टमर जाएगा सामान लेगा तो उसको लेना ही पड़ेगा। तो हम लोग का ये दायित्व बनता है कि हम जो भी सामान लेने जाए अपने घर से ही थैला को लेकर जाए, या फिर ऐसे बाजार से बना हुआ चीज़ों को लेकर जाए जिसका अपना आराम से आसानी से होता है ना। या फिर आप ज़्यादा लेके जाया करिए, जिसमें आप सारे सामान को उसमें समाहित करके लेते आए, है ना। और आप बहुत सारे प्लास्टिक को लेने से हमारे समाज में पर्यावरण में लाने से बच जाएगा। तो आप लोगों का ये एक छोटा सा प्रयास हो सकता है। और आप देखे होंगे केमिकल युक्त पदार्थ, है ना, केमिकल युक्त पदार्थ करेंगे, जैसे आप जाते हैं हॉस्पिटल में देखेंगे, जैसे सुई भी लगाना केमिकल लग जाता है ना। उन सब को क्या करेंगे, उन सबको हम लाल वाले डस्टबिन में बोलेगा है ना, ताकि जो विषैला पदार्थ हो, केमिकल वाले पदार्थ हो, इससे प्रदूषण न फैल सके। और हम क्या कर सकते हैं, उसको केमिकल वाले पदार्थ को रेड वाले डस्टबिन में डालेंगे और कहीं गड्ढे खानकर उसके अंदर उसको डालकर बंद कर देंगे, काट देंगे, है ना, ढक देंगे उसको, ताकि इसका जो पर्यावरण में प्रदूषण न फैल सके। ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखेंगे प्रायः कि केमिकल युक्त पदार्थ भी हरे वाले में लोग डाल देते हैं। इसकी जानकारी कम होने की वजह से अब उस वाले हरे साग सब्जी वाले छिलके को गाय उगा कर खा लेती है और केमिकल से उनको बीमारी हो जाता है। और आप देखेंगे शहरों में आए दिन बीमारी से बहुत सारी गाय और कोई जानवर कुत्ता भी खा लेता है, जिसे वो बीमार होकर मर जाती है ना। तो इन सब चीज़ों का अगर हमें डस्टबिन का सही यूज करना तो हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, जानवरों को भी बचा सकते हैं, है ना। तो आप लोगों को पता हो गया डस्टबिन का यूज, आप लोग भी डस्टबिन का यूज करेंगे, ठीक है। कार्यक्रम के बीच में मुझे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा किसी वजह से। अभी बच्चों को और भी कुछ बताना है, क्योंकि अभी जो पशु क्रूरताएं हो रही हैं, क्योंकि मैंने बच्चों को बताया अभी कि पर्यावरण पारिस्थितिकी और शाकाहार के बारे में कि मांसाहार कैसे प्रकृति का विनाश कर रहा है और शाकाहार अपना करके धरती की रक्षा कर सकते हैं। बाकी बीच में हमें इच्छा लगा अंदर से कि डॉक्टर साहब से बात करनी चाहिए, तो हमारे सामने जो मुख्य अतिथि के तौर पे दो लोग आए हुए हैं, उसमें से भरत साधु जी हैं और डॉक्टर परशुराम सिंह जी हैं। तो पहले बात करते हैं भरत साधु जी से। साधु जी, ये जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं, आप हालांकि पहली बार हमने आपको बुलाया है, तो कैसा महसूस हो रहा है, बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है बहुत। ऐसा कार्यक्रम देश में हर कोने में होना चाहिए। ये अमरजीत जी की देन है। जी हाँ, ये अमरजीत जी बहुत अच्छा कार्यक्रम किए हैं।
बच्चों में अगर संस्कार नहीं रहेगा, पर्यावरण के बारे में विचार विमर्श करके उनके में संस्कार नहीं दिया जाएगा तो हमारा देश बहुत पीछे इस के बिना कर्त में चला जा रहा है। अगर बच्चों में अगर संस्कार दिया जाएगा तो हमारा देश बहुत आगे की तरफ बढ़ेगा। बात करते हैं पर्यावरण विश्व बंधु डॉक्टर प्रशांत सिंह जी से। डॉक्टर बच्चों को दे दीजिए। आज सबसे पहले मैं इस कोचिंग के संस्थापक अमर जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और इस माला के द्वारा कि उन्होंने एक समाज को संरचना करने का जो कार्यक्रम चलाया है, मैं इसके लिए बधाई का पात्र मानता हूँ। और दूसरी मैं सराहना करता हूँ करुणेश पांडे जी का कि जो अपने एनजीओ के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों में विद्यालयों में कोचिंग सेंटर में जाकर बच्चों को सजाने और जागरूक करने का कार्यक्रम चला रहे हैं। क्यों कि एक विद्वान ने किया था, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। बच्चा व्यक्ति का पिता होता है। मैं बहुत साधुवाद देता हूँ अमर जी को कि छोटे बच्चों में संस्कार डालने का जो कार्यक्रम चला रहे हैं। अभी मैंने हमारे करुणेश जी ने एक बच्ची से पूछा कि पर्यावरण किसे कहते हैं, कहा जो हमारे अगल बगल का परिवेश है उसी का नाम पर्यावरण है। मैं इस बच्ची को भी उसका अभिनंदन करना चाहता हूँ। यही नहीं, जितने भी बच्चियां सब बधाई की पात्र है, क्योंकि एक बर्तन से तो चावल में कितने बर्तन में चावल कितना बनता है, हमको लगता है कि सभी बच्चियां माला पहनने की हकदार है ना। तो हम बच्चों को साधुवाद देते हैं, जो सामने हमारे बच्चे बैठे हैं, ये भी बधाई के हमारे सर भी बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं। आज अब फिनिश करेंगे इसके साथ। देश को रक्षा मेरे बच्चों को संभाल संस्कार डाल रहे हैं। और इस हिंदुओं के संस्थापक हैं करुणेश पांडे जी और उनके जो सहयोगी विकास पांडे जी ने तो आज गाँव में जो आ रहा है, आ रहा है, गाँव में आज लोग सफाई करते हैं, उनको को बचाने का अभी जो मैं जानू होना है ना, समस्या हाथ होता है। दुनिया में मैं पर्यावरण के माध्यम से जाता हूँ। आज एक बीमारी का कारण है मांसाहार और दूसरा पर्यावरण का बिगड़ता हुआ स्वरूप है। तुम लोग बच्चों, अगर जितने बच्चे हैं यहाँ सब 100 बच्चे हैं, लगभग दिखाई दे रहे हैं, एक लगा के बचाएंगे, क्या करोगे? हाथ उठा के जाओ, पेड़ लगा के बचाना है। जगह न मिले तो घर में गमले में तुलसी लगाओ, तुलसी बच्चे भी हमारे
खेतीबाड़ी का करना, लेकिन सूर्यों से विशेष आता है सूर्य की संस्था को लोग और आज शासन के माध्यम से फोन करवाए थे ना, गिरिधाम फोन करवाए अभी इसी लाइन आए वाले का दिन 19 को करवाए कह दी तो लेट लगता क्योंकि आने वाले देश के जो बच्चे हैं एक कर्णधार है, इसीलिए आजाद भगत सिंह जो भगत सिंह का फोटो है ना, फांसी हो गई और गांधी के फांसी पर क्या चाहते हैं, उन्होंने कहा कब चले हम सफल तक साथियों तो तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जो हर काम राजनेता नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री नहीं करेंगे, जो करने की टीम है देश को बनाने और सजाने का निर्धारण कर रही है, मैं उनसे कह दिया हूँ जहाँ भी 24 घंटे में जिस किसी भी काम हमको याद करेंगे, मैं पर्यावरण बंधु डॉक्टर परशुराम आपके बीच में खड़ा मिलूंगा और आपके जो बच्चों में कह रहा हूँ तुम लोग अपना अगर तुम लोगों के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो तुम भी डटे रहो, कभी डरना मत। देश तुम्हारा है, शिक्षा तुम्हारा है, परिवार तुम्हारा है, देश तुम्हारा है। इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं देख चुका लहू हूँ तू देवता विभागे, अपने विश्व खनल से आकाश से गुना दे। प्यारे स्वदेश ही, प्यारे बच्चों ही, प्यारे संस्था ही और उसके मालिक वरदान मांगता हूँ, तेरी दया विपद में भगवान मांगता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलिए अगले क्रम में बात करते हैं जो विषय हमने छोड़ रखा था। ठीक है, कहाँ पर हम लोग पहुंचे थे अभी तक? पर्यावरण पढ़ लिए, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र देख लिया और शाकाहार देख लिया और मांसाहार से कितना नुकसान हो रहा है ये भी देख लिया। अब सोचिए बच्चों कि ये तो हुई एक सामान्य बुद्धि की बात, ठीक है, नजदीक कर दीजिए। ये सामान्य बुद्धि की बात है कि हमने देख लिया कि मांसाहार से प्राकृतिक विनाश हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो प्रक्रिया होती है मांस पैदा करने की, चमड़ा पैदा करने की, दवाइयां पैदा करने की, जूते पैदा करने की और संसाधन होते हैं, महिलाओं के जो लिपस्टिक आते हैं, जो काजल आते हैं, उसमें भी पशु का पदार्थ लगता है, यानी एनिमल टेस्टिंग होती है खरगोश के ऊपर। टेस्टिंग करते करते खरगोश को मार देते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। हम बात करेंगे अहिंसा के ऊपर। जिस प्रक्रिया से हम मांस पैदा करते हैं, जिस प्रक्रिया से हम शहद पैदा करते हैं, जिस प्रक्रिया से हम फैक्ट्री फार्म में दूध पैदा करते हैं, घरों को छोड़ करके, घर की बात नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट्री फार्म की बात कर रहा हूँ, और जिस तरीके से हम चमड़ा निकालते हैं, मांस निकालते हैं और भी केमिकल्स निकालते हैं, वो बड़ा खतरनाक तरीका होता है बच्चों। बात करते हैं कि जो प्रचलित क्रूर प्रक्रियाएं हैं वो कैसे हो रही, ठीक है। आप लोगों ने मुर्गे देखे होंगे, ठीक है, सभी बच्चे मुर्गे से परिचित होंगे, ठीक है। बेसिकली सामान्यतया आप दो तरह के मुर्गों को देखते होंगे, ठीक है। एक थोड़ा सुनहरा कलर का, गोल्डन कलर का, लाल तरह का दिखता है, वो मुर्गा क्या होता है? देसी मुर्गा। क्या होता है? देसी मुर्गा। दूसरा होता है सफेद रंग का, ठीक है। बहुतायत मात्रा में सफेद का उपभोग किया जाता है, ठीक है। सफेद जो मुर्गा होता है सबसे ज्यादा उसको खाया जाता है, और दुनिया की सबसे शोषित प्रजाति कौन सी है? सफेद मुर्गा। और सफेद मुर्गे का अंग्रेजी नाम क्या है? ब्रॉयलर। ब्रॉयलर, ठीक है। तो ब्रॉयलर एक ऐसी प्रजाति जो सबसे ज्यादा शोषित है पूरी दुनिया में, ठीक है।
होता क्या है कि ब्रॉयलर मुर्गा 12 साल जीता है। कितने साल जीता है? 12। लेकिन हम उसकी ऐसी बनाते हैं, उसके साथ ऐसी विधि करते हैं कि 1.5 महीने में उस बच्चे को 12 साल जैसा बना देते हैं। जो बच्चा भी चंचल था, उड़ता, चलता, दौड़ता, मजे लेता, उस बच्चे को 12 साल जितना 1.5 महीने को बना दिया गया। और वो बच्चा इतना वजन हो गया कि उसके पंजों में ताकत है नहीं, हड्डी तो वही है, बस उसका मांस हो गया, उसको सांस लेने में दिक्कत आती है, उसको चला नहीं जाता है। फिर वो कई दिनों तक रहता है उसी जगह पे। रात को बल्ब जला दिया जाता है जिससे वो सो न पाए, लगातार खाता रहे। उसके सामने दाने रखे जाते हैं, ज्वार, मक्का, बाजरा टाइप का कुछ, लगातार वो उसको खाता है, ठीक है, लगातार खाता है। तो होता क्या है कि जब रात को जब सोने का समय आता है तब भी घनघोर लाइट, तेज प्रकाश में रखा जाता है जिससे उसको नींद नहीं आए, ठीक है। नींद नहीं आता तो फिर वो और खाता है, क्योंकि पशु है, पक्षी तो खाएंगे, तो जितना खाता है दवाइयों वाला भी खाना खाएगा तो उसका पेट, शरीर मांसल हो जाएगा। तो जो 12 साल चूजा चाहे मुर्गा जीना चाहिए ब्रॉयलर, वो सिर्फ 1.5 महीने में तैयार हो जाता है और वो सांस का मरीज हो जाएगा, तो फिर उसको खड़ा भी हो जाएगा। फिर अत्यधिक जाड़े में या गर्मी के मौसम में चौराहे पर रखकर उसको 3 दिन तरफा करके काट दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया की सबसे शोषित प्रजाति और क्रूर मनुष्य प्रतिदिन, हम जो इंसान जो मांस खाते हैं वो हर दिन 20 करोड़ मुर्गों को मारे खाता है। 20 करोड़ हर रोज बच्चों, अब 20 करोड़ मुर्गों को मारे खा जाता है। तो समझ लो कि 40 दिन में एक मनुष्य पूरे विश्व के मनुष्य की आबादी के बराबर है। हमारी जनसंख्या 800 करोड़ है पूरे विश्व में, हम 40 दिन में जितनी आबादी खा जाते हैं पूरी मनुष्य की आबादी खा जाते हैं मुर्गों की। सोचो कितने हम क्रूर हैं, किसी जीव को अपने अंदर डाल दिए, है ना, और क्रूर प्रक्रिया से। किन किन को लगता है कि अंडा शाकाहारी है? नहीं ना, ये मूर्खों का देन है कि अंडा शाकाहारी है। आप देख सकते हैं कि अंडा एक गर्भ है। क्या है? गर्भ। उस गर्भ में बच्चा जन्म लेता है, मुर्गा या मुर्गियां जन्म लेते हैं, ठीक है। उसकी प्रक्रिया होती है, कुछ दिन बाद उसमें से बच्चूजे निकलते हैं, फिर वो अपना जीवन में चलते रहते हैं। सर बात इसकी भी है कि हम खाकर बोलते हैं कि ये अनफर्टिलाइज्ड एग है, इसमें बच्चे नहीं होंगे, तो हम ऐसे स्वार्थी हैं, ऐसे हम मतलब उस तरह के व्यक्ति हैं, षड्यंत्रकारी व्यक्ति है कि हम बोल देते हैं कि ये एग है, इसमें बच्चे नहीं आएगा, इसमें मैं खा लूंगा तो शाकाहारी हो गया। कोई भी अंडा किसी पौधे से नहीं आता है। अंडा एक माता के गर्भ से आता है, उसके पेट से आता है और उसमें बच्चा आता है। आप नहीं खाएंगे, वो अनफर्टिलाइज रह गया, फिर बोलते हैं कि आप ये बच्चे वाला नहीं, लेकिन बच्चा उसमें होता है। एक चीज और देख लेते हैं कि सामान्यतः जो मुर्गियां होती हैं, जो रेड वाली, वो एक साल में 12 अंडे देती हैं। कितने देती हैं? 12 अंडे। लेकिन हम एक नई प्रजाति बनाते हैं, क्या बोलते हैं? लेयर प्रजाति। हम उसकी नई विधि तैयार करते, फसलों में होता है ना, फसलों में नई विधि पदार्थ तैयार करते हैं, जैसे बोलते हैं कि ये जिसके बोलते हैं कि हाइब्रिड होता है ना, कि कोई सरसों हाइब्रिड गेहूं आ गया। तो जो देसी मुर्गा है, जो मुर्गी है, उसका हम लेयर प्रजाति बनाते हैं, जिससे कि वो जो मुर्गी है, मादा है, जो सिर्फ 12 अंडे दे सकती है, उससे हम हर साल 300 अंडे पैदा कराते हैं, हर दिन लगभग 1 अंडा। सोचो, जो मादा सिर्फ महीने में 1 अंडे देती है, रोज 1 अंडा दे तो क्या होगा? कितनी तकलीफ वाली बात है। वो मादा नारकी जीवन जीती है और अंडे देते देते उसका आंख बाहर निकल जाता है, उस मादा की आंख बाहर निकल जाती है, फिर वो दम घोटू स्थिति में मर जाती है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अंडे खाने वालों का स्वाद बढ़ गया है। और एक चीज और है, जो उसमें से एक और होता है, उसमें अब प्रक्रिया आगे आएगी। जो अंडा है, जिसमें से मान लो मुर्गी पैदा हो गई, उसको तो मुर्गी वाले रखेंगे, जो इंडस्ट्री वाले हैं उसको रखेंगे। लेकिन अगर दुर्भाग्यवश उसमें से चूजा आ गया, जो नर है, जो मेल चूजा आ गया, ठीक है, नर चूजा आ गया, वो जानते हो क्या होगा? 1 दिन के अंदर उसको मार दिया जाएगा, पॉलिथीन बैग में भर करके, जला करके, काट कर, पीस कर फेंक दिया जाता है। कई तरीके हैं खत्म करने के। कारण उसका है, हर साल हम 20 करोड़, हर साल हम लगभग जान लो कि हाँ
2 करोड़ चूजा हर साल मारते हैं। क्यों? अब तुम लोग के मन में प्रश्न आता होगा कि सर वो चूजा है, उसको बड़ा करके बेच भी तो सकते हैं। आ रहा है प्रश्न? अब मैं बताता हूं। जो ब्रॉयलर है उसको मांस के लिए पैदा किया था। जो सफेद चूजे बिकते हैं मुर्गे, उसका मांस बड़ा तो खाया जाता है। जो मुर्गी अंडा देती है उसका चूजा मांस वाला नहीं होता है, वो पतला रहता है। तो उसको इतना देर तक कौन पालेगा? कितना अंडे खिलाए, कितना दिन लगेगा, फिर उतना मांस नहीं देगा। तो उसको खिलाना क्या है? नुकसानदायक है, उसको प्रॉफिटेबल और लाभदायक नहीं है उस व्यक्ति के लिए जो उसको पाल रहा है। इसलिए करता क्या है, इसको रखूंगा, जगह घेरेगा, इसके बाद खिलाएंगे, फिर उतना मुझे मूल्य नहीं देगा, तो क्या करते? इसको काट दो, जला दो, फेंक दो। ये तो उनका स्वार्थ है सिर्फ मुर्गियों से और उनके अंडों से, इसलिए बच्चों को कट जाता है। क्लियर होगी बात? आगे आते हैं। अब जो अंडे की बात होगी, भेड़ बकरियों की बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ एक कुप्रथा है, कोई भी धर्म, हर धर्म में एक मूल्य बात आती है, एक मूल बात आती है, जो उसके जो केंद्रीय बात, चुप रहो, जो केंद्रीय बात क्या होती है? अहिंसा परमो धर्मः। हमारा जो धर्म है दया का मूल है, ठीक है, उसमें दया ही निहित है। इस्लाम धर्म में कुर्बानी दी जाती है, ये कुप्रथा है बच्चों। कभी भी किसी भी मजहब में मतलब कि किसी की हत्या करना निषेध है, पाप है। हमारे हिंदू धर्म में तो बहुत पहले से, प्राचीन समय से रहा है कि अहिंसा परमो धर्म, ठीक है। हम करुणा को ग्रहण करके ही धर्म को अपने अंदर ला सकते हैं, धारण कर सकते हैं। जो जितना करुणावान है, जो कंपैशनेट है, वही वास्तव में धार्मिक कहलाने लायक है। तो समझो कि कुर्बानी के नाम पर हम लाख करोड़ों जीवों को मार रहे हैं। मुस्लिम संप्रदाय में, हिंदू धर्म में बलि के नाम पर। नवरात्र में प्याज नहीं खाएंगे, लेकिन दोगलापन देखो, प्याज नहीं खाएंगे लेकिन बकरे को काट देंगे। तथा कथित आज के बाबा जी लोग बकरे को काटते हैं, बोलते हैं कि श्लोक में लिखा है। किस श्लोक में लिखा है? उसका कुअर्थ लगाते हैं, कुतर्क करते हैं। तो बच्चों, कोई भी ईश्वर देवी देवता अपने बच्चों की बलि नहीं चाहता है, वो सिर्फ अहंकार की बलि मांगता है। अब बात करते हैं कि दुनिया भर में 250 से 300 करोड़ भेड़ बकरियां हैं, जिनमें हर साल इनसे पैदा करके 90 से 100 करोड़ हम लोग मार के खा जाते हैं। कभी कुर्बानी के नाम पर, कभी बलि के नाम पर, कभी अपने स्वाद के नाम पर, ठीक है। और ये जीते हैं 15 से 20 साल, इनको हम 1.5 साल में उतना वयस्क कर देते हैं। जिनको जीना चाहिए, मजा लेना चाहिए 20 साल, उसको हम 1.5 साल में इंजेक्शन से बड़ा करके काट कर खा जाते हैं। सुअर की बात कर लेते हैं। सुअर भी कटता है, भारत में कम लोग खाते हैं, विदेशों में बहुत ज्यादा सुअर खाया जाता है। सुअर की बात समझो तो सुअर इतना समझदार प्रजाति है कि अगर हमारे घर में कोई बच्चा, मान लो कि बच्चा 5 साल का है, तो जितना समझदार उस बच्चे को अपने हित की बात होगी, जो सोच सकता है, उतना हित सुअर भी अपने बारे में सोचता है। तो सुअर बहुत समझदार प्रजाति है। और ये है कि हर साल 200 करोड़ सुअर इस दुनिया में होते हैं। 100 करोड़ एक्स्ट्रा पैदा होते हैं, उनको मारकर लोग खा जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो रही, लगातार इनको मारा जाता है, खाया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। अब समझो कि सबसे ज्यादा क्या हो रहा है? मछली। हमारे समंदर में अनगिनत मछलियां हैं। हम लोगों ने इतना जाल बिछा दिया समंदर में, इतना उसका हम फिशिंग कर रहे हैं कि उसके माध्यम से करोड़ों प्रजातियों को, जो मछलियां की कई प्रजातियां होती हैं, हमने कई प्रजातियां मार डाली। क्यों? क्योंकि समंदर से वनस्पतियों को खींच लेते हैं, ऑक्टोपस को खींच लेते हैं, मछलियों के साथ साथ। तो होता क्या है कि वहां के जब जीव बर्बाद होते हैं, वहां की वनस्पतियां नष्ट होती है, तो वहां का इकोसिस्टम, बता था पारिस्थितिकी तंत्र। जैसे हमारा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है कि हम CO2 निकालते हैं और पेड़ हमसे लेते हैं, वो ऑक्सीजन देते हैं तो हम लेते हैं। तो जो समंदर की वनस्पतियां हैं वो जब नष्ट होती है तो वहां का इकोसिस्टम, वहां का जो पारिस्थितिकी तंत्र वो नष्ट हो जाता है। तो इसलिए वो सारी चीजें हो रही हैं। तो इसीलिए क्या है कि जब मछली हम मार रहे हैं तो बहुत ज्यादा समंदर खराब कर रहे हैं। जो ये मानो कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं ना, 70% ऑक्सीजन समंदर के तलों से आ रहा है। तो जो मछली मार करके अपनी GDP बढ़ा रहे हैं, विश्व में भेज रहे हैं मछलियों को, वो गुनाह कर रहे हैं हमारे साथ। इसे रोकना चाहिए। चमड़ा की बात करें, सब लोग जानते हैं लेदर के बारे में ना बेटा? हाँ, बोलो बोलो, क्या बात है? सुनो, लेदर जो होता है कैसे निकलता है? जानवरों के चाम से, चमड़े से। जो चमड़ा होता है उसकी प्रक्रिया बड़ी खतरनाक होती है।
चमड़ा उत्पादन में भारत नंबर 1 पे है, टॉप पे है। जबकि भारत सबसे बड़ा धर्म मतलब कि धार्मिक नगरी भी है, धार्मिक देश में यहाँ बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। ये गंदा काम कौन कराता है? विदेश कराते हैं हमसे। यहाँ के लोग करते हैं, यहाँ के लोगों को पैसा मिलता है और बड़ी बड़ी कंपनियां कराते हैं मजदूरों के साथ मिलकर। विदेशों में नहीं किया जाता, कम किया जाता है। भारत टॉप पे क्यों है? जानते हैं लोग कि यहाँ पर पानी प्रदूषित होगा, आर्सेनिक उसमें इस्तेमाल होगा, उसकी सफाई में चमड़े की, तो जो नदी नालों से बहते हुए नदियों में जाएगा तो वहाँ की गरीब जनता जो बेचारी निर्दोष, उनका कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों से, वहाँ के पानी को पिएंगे, उससे नहाएंगे, उस ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे, मतलब लेंगे, श्वसन करेंगे तो अंदर जाएगा, उनको रोग होगा, उनको कैंसर होगा, फिर वो मरेंगे। तो चमड़ा उत्पादन में हमारा देश नंबर 1 पे है और इससे हमारा खेत, जानवर, नदियां, प्रकृति ही नष्ट हो रही है। ठीक है। अब हमने क्या बताया कि ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, ग्रीन हाउस क्या आता है? ग्रीन हाउस वो गैसें होती हैं जिसके वजह से वातावरण गर्म होता है। हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है, जिसको बोलते हैं वैश्विक तापमान, मतलब जो गर्मी, पूरा धरती जो गर्म हो रही है उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान। वो 3 गैसों से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन। मीथेन इतना खतरनाक गैस है जो भैंसों से, जानवरों से निकलता है, मतलब वो जब खाते पीते जो भी करते हैं। तो जितना हम गाय भैंस जबरदस्ती आर्टिफिशियली पैदा करते हैं वो क्या करेंगे? अब मीथेन निकालेंगे। तो CO2, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन वो क्या कर रहा है? ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है और हमारी धरती गर्म हो रही है। अब क्या होगा कि ग्लेशियर, जो हिमखंड पिघलेंगे, और पिघलेंगे तो बाढ़ आ जाएगी, हम लोग डूब जाएंगे। ठीक है, ये कहानी है पूरी की पूरी। तो होता क्या है कि 51% जो 51% यानी 50 से ज्यादा, यानी आधा से ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैस निकल रही है मांस उत्पादन से आ रहा है, चमड़े उत्पादन से। सोचो, हमको चमड़ा नहीं पहनना है, कोई और पहन रहा, लेकिन भुगतान हम लोग कर रहे हैं। तो इसके लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है। ठीक है। और क्या हो रहा है कि हर सेकेंड 1 से 2 एकड़ जंगल काट रहे हैं, 8 से 20 गुना ज्यादा पानी, भूमि सब बर्बाद करने के मूल्य पर। ठीक है। तो ये सब चीजें हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग, भुखमरी भी इसी वजह से हो रहा है, मांस उत्पादन से, जल संकट इसी वजह से हो रहा है। अंतिम एक टॉपिक बोर्ड किसी का समापन करेंगे, फिर कुछ प्रश्नोत्तरी होगी आप लोगों के साथ। मैंने क्या बताया? समंदर में सबसे ज्यादा जीव रहते हैं, रहस्यमय जीव रहते हैं। ठीक है, बड़ा ही अच्छा माहौल है वहां का और वो जीव आपको मिलेंगे वहां पर। लेकिन इंसान क्या कर रहा है? जाल फेंक करके मार दे रहा है। हर दिन समंदर से 800 करोड़ मछलियों और जली जीवों को हम मार रहे हैं। कितने? 800 करोड़। हमारी आबादी पूरे विश्व में कितनी है? 800 करोड़। और हम हर दिन समंदर से 800 करोड़ जली जीवों को मार ले रहे हैं। सुनो कि एक दिन में उतना हिंसात्मक कार्य कर रहे हैं। एक दिन हम एक दिन में 800 जानवरों को मारते हैं समंदर से। ये तो सिर्फ उनकी बात हो गई ना, बाकी भेड़, बकरी, ये सब कुल मिला करके पूरे मतलब इस साल भर में 16,000 करोड़ जानवर, पशु मारते हैं। तो कितना निर्दयी इंसान हो। तो अगर हम ये स्थिति से अगर हम समंदर में फिशिंग करें तो आने वाले करीब 20 साल 25 साल में समंदर खाली हो जाएगा और हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, क्योंकि 70% ऑक्सीजन कहाँ से आता है? समंदर से आता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इस चीज को मैं आज समापन करता हूँ। अब आपसे एक बात होगी कि जिन लोगों को लगता है कि इस सेशन से उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है और ये लगता है कि वो कुछ अच्छा बोल सकते हैं, ठीक है, तो मुझे अपना नाम दे देंगे, मैं डायरी घुमाऊंगा, नाम लिखेंगे, उनको यहाँ से प्राइजेस भी मिलेंगे और आपको कुछ बोलना होगा, इसमें रिकॉर्ड होगा और आपका यूट्यूब पे आएगा, थिंकर्स एवोल्यूशंस पे आएगा। मेरे चैनल का नाम है संस्था के थिंकर्स एवोल्यूशन। तो सबके आएंगे और घर पे जाएगा तो बड़ा आपको वाहवाही भी मिलेगी। ठीक है, 2 मिनट का समय देता हूँ। हाँ, नाम बताइए अपना। तो आप प्लीज बोलना, ठीक है। अच्छा, आज ये जो कार्यक्रम था वो किस विषय में था? पर्यावरण और शाकाहार। पर्यावरण किसे कहते हैं आपने बता दिया था। शाकाहार और मांसाहार के बारे में बताया गया था। आपको क्या लगता है कि शाकाहार बेटर है कि मांसाहार? शाकाहार। शाकाहार से क्या क्या फायदा हो सकता है? शाकाहार से पानी की बचत हो सकती है। अच्छा। भूमि की और वातावरण की।
ग्रीन हाउस गैसें क्या क्या होती हैं? नाइट्रस, ऑक्साइड, ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। मीथेन। मीथेन बहुत हानिकारक होता है, जो कि कुछ कई सालों बाद उसका यहाँ से अवशेष जाता है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण क्या है? वैश्विक तापमान, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस। अच्छा, पर्यावरण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? वायुमंडल, हाँ, जलमंडल और थलमंडल। आज बताओ कि विशेष क्या सीखा आज इस कार्यक्रम से? कोई विशेष नई चीज जो सीखा उसके बारे में बताओ। कि हमें मांस मछली नहीं खाना चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं खाना चाहिए? कुछ वजह है पता चला? बताइए, कैमरा में देखिए जरा। हाँ, चेहरा आना चाहिए ना, कुछ भी बोलो अपने से। बैठ जाइए। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए, आप शुरू कर दिया। क्योंकि इससे बीमारी भी फैल सकती है। फैलती है, फैलती है। हाँ। और बैठ जाओ, तालियां निकल, तालियां। आप नाम बताइए। नरगिस अंसारी। क्या सीखा इस कार्यक्रम से? हमने सीखा कि हमें मांस मछली नहीं खाना चाहिए, ये बहुत हानिकारक है। हाँ, बहुत। अच्छा, क्या क्या कि क्यों हानिकारक है? ये इसलिए हानिकारक है, इससे खाने से खूनी की मतलब कि खराबी होगी और जल की खपत होगी, बीमारियां भी आएंगी, हाँ। और ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान बढ़ेगा, पृथ्वी गर्म होगी। अच्छा, और भुखमरी की समस्या बढ़ती जाएगी। ताकि बढ़ जाएगी। और बढ़ रहा है। माइक, नाम बताइए, क्या सीखा है? किससे पूछिए इनमें से? मेरा नाम संजना कुमारी है। नाम बताइए। हमें सबसे बड़ा हानि ये हो रहा है कि जो अनाज हम उगाते हैं उसका सिर्फ 1% हम खुद खाते हैं, 30% हम खुद खाते हैं, और उसका 70% हम पशु पक्षियों को खिला के अपना सबसे बड़ा हानि कर रहे हैं। और वो जो हम खिलाते हैं उसको जो कि दवाइयों से उसको बड़ा करके हमें खिलाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। दवाइयों से उसको बड़ा करके हमें खिलाया जाता है, ग्लोबल हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और आगे? हाँ, पशु के पालन से बढ़ता है, जो कि अगर वो जो हमारे ग्लेशियर वो जो हिमखंड को हमारे पिघला करके जो जल में परिवर्तित होकर हमारे यहाँ बाढ़ के रूप में आ जाता है, और जल के रूप में आके हमारे यहाँ बाढ़ बन जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा जो बेरोजगारी आ जाती है और जल लोग आके हमारे यहाँ बाढ़ बन जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा जो बेरोजगारी आ जाती है। खतरा जरूरी है। और कोई मैंने चीज बहुत बताई जो मुश्किल पूछे। हाँ, बता। नहीं, और कोई आप लोग अपना नाम उठ जाओ, उठ जाओ। मेरा नहीं खाना चाहिए। हमने आज पहाड़ी और अपने खेत में कुछ बोते हैं फसल, तो उसका 30% हम अपने खाते, 70% हम जानवरों को खिलाते हैं।